और आगे बढ़ते हैं। पिछले 4 साल से जारी रूस यूक्रेन का युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ट्रंप भी अब इस युद्ध की आग को नहीं बुझा पाएंगे। दरअसल आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर बड़ा अटैक हुआ। पुलिस के नोवगोरोद स्थित आवास पर पुतिन के 91 ड्रोनों से हमला हुआ है और इस अटैक के साथ ही यूक्रेन जंग थमने की आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। इस अटैक से पुतिन गुस्से में हैं। वो अब बदले की आग में जल रहे हैं। ट्रंप भी काफी निराश है। यूक्रेन अब टारगेट पर है। इस तरह रूस यूक्रेन युद्ध अब विनाशकारी मोड़ पर आ चुका है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह हमला सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल 28 से 29 दिसंबर 2025 की आधी रात पुतिन के आवास पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ। इस हमले के पीछे यूक्रेन को ही बताया जा रहा है। यूक्रेन के इस अटैक से पुतिन गुस्से से लाल हैं और रूस ने इसे सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति की हत्या की साजिश करार दिया है और कहा जा रहा है कि 2026 में रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन के हमले का रूस जरूर जवाब देगा। यूक्रेन पर जवाबी हमले के लक्ष्य और समय तय है। तो देखिए, रूस और यूक्रेन का जो जंग है वो जारी है, विवाद और बढ़ता जा रहा है और ये सब हुआ जब रूस को ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर जो अटैक हुआ है 91 ड्रोनों से, उसमें यूक्रेन का साफ तौर पर हाथ है। अमेरिका भी लग रहा है अब कुछ नहीं कर पाएगा। और आपको बता दें, दोनों देशों में ये विवाद गहराता जा रहा है और इसी के साथ इस विवाद का पूरा जो असर है वो दुनिया के हर देशों पर पड़ा है। तो देखिए, खतरनाक विनाशकारी एक मुद्दे पर आपको बता दें रूस और यूक्रेन के बीच जंग है, जहां यहां आपको बता दें रूसी सेना ने लगातार ये बात कही है कि हम यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे, समय, लक्ष्य, सीमा सब हम तय करेंगे। और इसी जंग के बीच आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब रूस पीछे नहीं हटेगा और साल 2026 का ये पूरा मौका है। और कहा जा रहा है कि पुतिन का जो ऑपरेशन न्यू ईयर है उसका नाम हेडर है। कीव पर कब्जे की ये पूरी तैयारी है। भीषण ठंड में आपको बता दें कि कैप्टन का ये पूरा प्लान है, जहां पुतिन का ऑपरेशन न्यू ईयर भीषण ठंड में कैप्चर का प्लान है, क्योंकि रूस को ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने ये विवाद को और बढ़ाया है। ये जो अटैक है इससे पुतिन गुस्से से लाल हैं और आप देख पा रहे हैं पुतिन का ऑपरेशन न्यू ईयर रूसी सेना बढ़ाएंगी अब अपनी सैन्य ताकतें। यूक्रेन के हथियार डिपो टारगेट किए जा रहे हैं और यही पर यहां बताया जा रहा है कि तोपखाने पर भी अटैक संभव है, जहां इसके साथ बेलारूस बॉर्डर से हमले की पूरी तैयारी है। पुतिन गुस्से से लाल हैं क्योंकि उनके आवास पर यह अटैक हुआ है और ये यूक्रेन ने किया है, ऐसा दावा अब रूस कर रहा है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि मध्यस्थता बिल्कुल नहीं हो पाएगी, मतलब कि मध्यस्थता की कोई खबरें नहीं है। अब ट्रंप भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और 2022 का ये जंग 2026 में भी अब शुरू हो रहा है। और देखिए, आपको बता दें भारत ने भी मध्यस्थता की, लेकिन यहां पर दोनों देशों के बीच विवाद थमा नहीं, रुका नहीं, लगभग बढ़ता जा रहा है। और आज पुतिन इसलिए गुस्से से लाल हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आवास पर हमला यूक्रेन ने कराया है और यहां पर रूस ने यह भी कहा है कि समय, सीमा, टारगेट सब पर हम जवाब देंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो गेस्ट लाइनअप हो चुके हैं, जीवन राजपुरोहित रक्षा विशेषज्ञ और डॉक्टर दीपक नागर। सबसे पहले रुख करूंगी जीवन आपका, ये बताइए कि मध्यस्थता अभी संभव सर नजर तो नहीं आ रही है और पुतिन इसलिए भी गुस्से से लाल हैं क्योंकि उनके आवास पर हमला है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? जी, सृष्टु धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा आप सबकी ओर से नया साल बहुत-बहुत शुभकामनाओं से भरा हो। लेकिन ये जो युद्ध की कार्रवाई चल रही है, एक तरफ अमेरिका नेगोशिएशन की, मध्यस्थता की बात कर रहा है। भारत ने, चीन ने कोशिश किया, लेकिन ये कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ आप आग में घी डालते जाएं और दूसरी तरफ कहें जी कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। ऐसा हो नहीं सकता। ये तभी हो सकता है जबकि
दोनों पक्षों के इंटेंशंस बहुत साफ हो, अच्छे हो। और जी। वो कैसे होंगे? जब जब शुरुआती दौर में हमने देखा कि अभी 4 साल होने आ रहे हैं इस युद्ध को। शुरुआती दौर में हमने देखा कि जब तक नाटो यूक्रेन के जरिए रूस के नजदीक रहेगा, जी। उसकी डेप्थ पे असर पड़ेगा, वो स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, नेगोशिएशंस की जो आपने की, भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों से बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बात की, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे, अपने जी। फॉरेन सेक्रेटरी भेजे, हम्म। लेकिन हल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मैं समझता हूं सृष्टि की, जब तक इंटेंशन साफ नहीं है तब तक हल नहीं निकल सकता। हम्म। इतनी घनी गहरी सर्दी के बावजूद भी ड्रोन्स काम कर रहे हैं, मिसाइल्स काम कर रही हैं, बिल्कुल। और एक दूसरे को हम तबाही के मंजर पर देख रहे हैं। हम्म। समय लगेगा। सर ये बताइए कि क्या ऐसे कुछ आसार हैं कि अमेरिका अगर इंटरप्ट करे और मध्यस्थता कराने की कोशिश करे, हालांकि लग रहा है कि आप पुतिन किसी की नहीं सुनने वाले हैं, इनके ये आवाज पर हमला है, तो सर आपको क्या लग रहा है, कोई उम्मीदें हैं कि कुछ जो है अब मुद्दे का हल हो सकता है? जी, मुद्दे का हल मुझे सिर्फ चाणक्य नीति में नजर आता है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है, आ, शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको बोला कि नहीं होना चाहिए। जी। वॉशिंगटन चुप्पी साधे हुए है, जेलेंस्की खिलाफ में है, फ्रांस ने बोला कि नहीं नहीं, हम्म। हमला नहीं हुआ। तो ये हम्म। इंफॉर्मेशन वॉर का रूप ले चुका है। आप हमला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हकीकत मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को मालूम है। बिल्कुल। द वेरी फैक्ट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, ट्रंप ने पहले बोला था, तो मैं इन दो दो बिंदुओं को जोड़ते हुए ये देखता हूं कि हम्म। हमले की कोशिश हुई है, जी। और ये न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो के सदस्यों की मदद से हुई है। तभी संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। और ये किस तरफ बढ़ेगा 26 के अंदर, ये बहुत ही दर्द भरा विषय है, हम्म। जिसको मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष, भारत साथ में, चीन साथ में, और यूरोप और मिडिल ईस्ट के कुछ लोग साथ में मिले, इस बिल्कुल। तरह से बहुत सारे देश अगर इकट्ठा होकर के आएंगे, क्योंकि ये जियो स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट करता है, जियो इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट करता है। हम्म। जिस तरह से ये शिप्स पर अटैक हुआ, हम्म। पनामा के शिप के ऊपर उनका वीट रुक गया, उनके हम्म। ऑयल स्टोरेज टैंकर पे अटैक हुआ हम्म। क्रीमिया के अंदर। तो ये सब दर्शाता है कि एक तरफ हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ कर रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। तो इस तरह से ठीक है। दो चीजें कैसे जुड़ सकती है? बिल्कुल। जुड़ने के लिए इरादे साफ हो कि जी हमने शांति लानी है, तभी ये संभव है। ठीक है जीवन जी। और वहीं डॉक्टर दीपक नागर विदेश मामलों के जानकार है, वो भी जुड़े हुए हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बाहरी देशों में इसका कितना असर होगा, और क्या आपको लगता है कि रूस अब 2026 के शुरुआत में ही इसका जोरदार हमले का जवाब देने वाला है, क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी। जी, दो बातें यहाँ समझनी बहुत जरूरी हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम वी नीड टू गो बैक। हमको जो ओरिजिनल 28 पॉइंट प्लान जो ट्रंप ने सजेस्ट किया था पीस के लिए, उसको देखने की जरूरत है। हाँ। इसमें दोनों ही पार्टीज, रशिया भी और यूक्रेन भी, दोनों ही उसके फेवर में नहीं है। और जब हमको दिख रहा है रिसेंट समिट के बाद कि भाई एक पीस प्लान की तरफ हम पहुंच सकते हैं, वहां इस तरह का एक अटैक करना, इस तरह का एक अटैक रशिया के पुतिन के रेसिडेंस पे होना, ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल बात है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने ट्वीट में कही। दूसरा, इसमें जैसे आपका प्राइम सवाल है कि दूसरे देश कैसे रिएक्ट करेंगे। जी देखिए, एक सेक्शन है देशों का जो बोल रहा है कि अटैक नहीं हुआ है। अभी इसी बात पे ही क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं। बट जाहिर सी बात है, इस तरह का अटैक हुआ है, और ये पीस प्लान के लिए जो लड़ाई 4 साल से चल रही है, उसको एक डिप्लोमेटिक सेटबैक में पीछे भेज देता है। जी। अभी समझने की बात है कि 26 में क्या होगा, क्योंकि क्या ये लड़ाई खत्म होगी, क्या ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी, इसके दोनों ही सिनेरियोज हमको लेके चलने हो। कि पुतिन के सामने भी दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। वो लड़ाई रोक भी सकते हैं, और दूसरा एक थ्योरी, आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थ्योरी के हिसाब से अगर इसको परखने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये अटैक नहीं हुआ है, तो हो सकता है रशिया एक फेवरेबल पीस टर्म्स मांगना चाह रहा हो, बिकॉज ओरिजिनली ट्रंप के प्लान से वो संतुष्ट नहीं है। और हो सकता है इस अटैक के बाद रशिया ने, और देखिए आप उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आप देखिए
जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उनको और बेहतर डील मिले। जी। अगर शांति समझौता होता भी है तो उनको बेहतर डील मिले, ये इसके पीछे का एक हिडन मैसेज भी हो सकता है। दूसरा ये है कि देश रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो कन्वेंशनली करते आए हैं। बहुत सारे देश तो मना ही कर रहे हैं कि कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ है। पर जाहिर सी बात है, देखना ये है कि अब आगे 26 में कहाँ इस लड़ाई को लेके जाते हैं, ट्रंप का इसमें क्या रोल रहता है, बिकॉज पुतिन भी ट्रंप के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से वो भी वाकिफ हैं। तो अभी ये लड़ाई जो पीस प्रोसेस से दिख रहा था कि अब एक समझौते की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहां से एक सेटबैक इसको होता हुआ नजर आ रहा है। सृष्टि, ठीक है जीवन जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, और देखिए किस तरीके से जो पुतिन है वो हमले कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है उसका डबल अटैक, मतलब डबल तरीके से जवाब देंगे, और सरगेई जी का बयान भी सामने आ रहा था। और इसी बीच अगर हम ध्यान दें तो रशिया ऐसा लग रहा है कि अब बदले की भावना में फिर से उबल रहा है और राष्ट्रपति पर यह हमला है। तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे? और कहा जा रहा है कि एक अलग तकनीक से रूस जवाबी हमले करेगा, क्या लगता है? जी, इस हमले की पुष्टि तकरीबन हो चुकी है। मेरा आकलन है कि ये खबर सही है। जी। और अगर मैं इस थियरी और इस मुद्दे को लेकर चलता हूं, तो कोई भी सृष्टि आपके या मेरे घर पे आकर के अटैक करेगा और आप शांति से बैठ रहेंगे। पड़ोसी बोलते हैं जी आप शांति वार्ता कर लीजिए और आप शांति वार्ता में जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, मानवीय प्रकृति नहीं कहती। तो जियो स्ट्रेटेजी कैसे कह देगी? तो पहला झटका तो रूस ने दे ही दिया है कि कीव के अंदर उन्होंने स्ट्राइक किया है और जबरदस्त स्ट्राइक किया है। बिल्कुल। जेलेंस्की के अमेरिका जाने वाले दिन स्ट्राइक किया है। दूसरा जो न्यूक्लियर प्लांट है ज़पोरिजिया का, उस प्लांट का कंट्रोल इन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया है। तीसरा उन्होंने डोनेस्क के ऊपर फिर हमला किया है। चौथा उनका स्टांस और उनका जो स्टेटमेंट कल आया था वो बहुत क्लियर था। जितने शांत स्वभाव से उन्होंने बोला, अंदर उतना ही उबाल था। तो इतने, इसके अलावा एक और बात जोड़ दूं कि अभी जेलेंस्की ने 6 जनवरी को फ्रांस के अंदर शांति वार्ता बुलाई है, जो भी कीव के एलाइज हैं उनके साथ मिलकर के। 3 जनवरी को उनकी जितने भी डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो मिल रहे हैं कि भी कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अब चाहे ये 3 जनवरी की बात हो या 6 जनवरी की वार्ता हो, अगर पुतिन के ऊपर ये स्ट्राइक हुआ है तो पुतिन इसको सहन नहीं करेगा। जाहिर तौर अब सिर्फ देखने वाली बात यह कि जब ट्रंप के पास जेलेंस्की मिलने गए तो ट्रंप ने क्या किया? सेकंड टाइम उन्होंने रिपीट किया कि जी उन्होंने पुतिन को फोन लगाया पहले कि जी ये जेलेंस्की साहब आए हैं बात करने के लिए और आपका क्या कहना है। तो जो बात जैसे नागर साहब बोल रहे थे कि पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ रही थी, ये डीरेल हो गई है। इसको झटका लगा है। इसको वापस बिल्ड करके वो कॉन्फिडेंस लाना, वो मेजर्स इंक्लूड करना ताकि जी दोनों पार्टियां साथ में आकर के बात कर सकें, उसमें अभी समय लगेगा। और जो आक्रामक रूप रूस ने अपनाया है, बेलारूस के अंदर उसने अपनी न्यूक्लियर पावर का शो किया है, ये सब दर्शाता है कि अभी रूस पीस के आसपास भी नहीं है सृष्टि। और मैं ये समझता हूं कि जो चीन ने अभी बोला है कि जी हम भी नेगोशिएशन और पीस प्रोसेस के अंदर शामिल होने को तैयार हैं, तो लाइक माइंडेड देश अगर मिलते हैं, बातचीत शुरू करती है, तो हो सकता है अगले महीने भर के अंदर ये प्रोसेस फिर बात उभारे, वरना विनाश तो हो ही रहा है। बिल्कुल। और एक और बात, साफ तौर एक नाटो के चीफ ने अभी कल ही जर्मनी के अंदर बोला कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत है, हमको मिल करके अपना डिफेंस तैयार करने की जरूरत है ताकि रूस हमको झटका न दे सके। देखिए जो बातें दूसरे विश्व युद्ध में हो रही थी, पहले विश्व युद्ध में हो रही थी, वही फिजिकल ताकत, फिजिकल पावर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी, कंबाइंड विद इंटरनेट और जो बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और वॉर मटेरियल है, सब इकट्ठा किया जा रहा है। किस लिए? अगर नेटो ये स्टेटमेंट दे रहा है, जेलेंस्की ये स्टेटमेंट दे रहा है, रूस के ऊपर हमला हो रहा है, तो शांति कहां है? बिल्कुल। ये नए साल की अशांति की शुरुआत है। तो बहुत मुश्किल लगता है कि प्रोसेस बहुत जल्दी सफल हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं। जो हम सोच रहे थे कि जी अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, दोनों पार्टियां तकलीफ में हैं, जनता तकलीफ में है, सब चाहते हैं कि शांति हो जाए, लेकिन जहां जहां ये चिंगारी ऐसी भड़कती है तो ये शांति वार्ता फिस हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी है कि ये जो
जो जो चरमोत्कर्ष के जितने भी लीडर्स हैं सब मिलकर के बहुत समझदारी से बात करें और तभी ये वार्ता आगे बढ़ सकती है। संभव है। ठीक है, डॉक्टर दीपक, आपका रुख करूंगी। ये बताइए कि देखिए, जब भी युद्ध की बात आती है, दुनिया के बाकी देशों में भी हड़कंप मचता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका कितना व्यापक असर पड़ने वाला है, क्या लग रहा है? जी, सृष्टि जी, हमने पहले भी देखा है, चाहे महंगाई की बात हो, ग्लोबल जियो इकोनॉमिक शॉक्स की बात हो, इस लड़ाई से बहुत इम्पैक्ट पहले भी पड़ा है जी। और आगे भी पड़ेगा। अगर ये एस्केलेट होती है तो बहुत व्यापक इसके असर देखने को मिलेंगे। बट मैं सर की बात पे आना चाहूंगा, बहुत सहमत हूँ कि युद्ध कितना होगा, रशिया कितना एस्केलेट करेगा, इसके भी दोनों सिनेरियोज हैं। हमको एक बात ये समझनी होगी कि पुतिन एक पीस डील पे ग्रेजुअली इसलिए आना चाहेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट 46% उनका अब फेडरल बजट है वो यूक्रेन की लड़ाई पे जा रहा है। सस्टेनेबल कितना लॉन्ग टर्म पुतिन के लिए भी ये वॉर सस्टेनेबल है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये बताया जा रहा है कि ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी उनकी काफी रिड्यूस हो चुकी है। तो कितना रशिया इस लड़ाई को अभी कितना सस्टेन कर सकता है अगर ये एस्केलेट होती है, जो कि हमको होते हुए दिख रहा है, ये समझने वाली बात है। दूसरा इसमें पहलू ये है कि ये लड़ाई पुतिन क्यों चाहेंगे कि एस्केलेट हो, क्योंकि डोमेस्टिकली पुतिन के ऊपर भी प्रेशर है। क्योंकि जो वॉर सपोर्टर्स हैं वो मैक्सिमल विक्ट्री की बात कर रहे हैं, जो कि पीस प्लान में नहीं थी, इसलिए पीस प्लान को रिजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे में अब समझना ये है कि दोनों ही सिनेरियोज हैं। लड़ाई चलती है, जवाब रशिया जरूर देगा, बट कितना ताकतवर वो जवाब होगा, इस पे नाटो का क्या रिएक्शन होगा, ये भी समझने की बात है। बिकॉज इकोनॉमिकली रशिया इस कंडीशन में अब नहीं दिख रहा है, जो भी हम रिसर्च के बाद बता सकते हैं कि वो इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ सके। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं सृष्टि जी, जो 2026 में बहुत क्रिटिकल फैक्टर प्ले करेंगे जाहिर तौर ये पर। लड़ाई। जी जी, जीवन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम कंपेरिजन करें, अगर हम तुलना करें रशिया और यूक्रेन में, तो कोई पीछे नहीं है। लेकिन अगर 2026 की बात हम देखें, क्योंकि रूस जो है वो डबल अटैक करने वाला है, और ये जो आग है, ये जो गुस्से से उबल रहे हैं पुतिन, इसका ये जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। तो अगर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि तुलना में कौन आगे निकल सकता है दोनों देशों में, इस पर क्या कहेंगे? जी, आज का युद्ध मात्र सेनाओं द्वारा नहीं लड़ा जाता, पूरा देश मिलकर लगता है, तब कहीं जाकर के युद्ध की तैयारी होती है। बिल्कुल। चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, या यूक्रेन को देख लीजिए, या इजराइल को देख लीजिए, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। तो जो रशिया की इकोनॉमी को बंद करने की कोशिश की गई, उसके चारों तरफ से उसके सोर्सेज बंद कर दिए गए, इसके बावजूद भी इन सर्दियों के अंदर रशिया ने सरवाइव किया और युद्ध लड़ रहा है। हालांकि बर्फ की वजह से, ठंड की वजह से फिजिकल वॉर नहीं हो रहा, उनके टैंक आगे नहीं बढ़ रहे, आर्टिलरी आगे नहीं बढ़ रही, इन्फेंट्री ट्रूप्स नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो एरियल वॉरफेयर के मीन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, इनसे हमले चल रहे हैं। अब 2026 के अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड्स की आप इकोनॉमी को देखिए, दोनों साइड्स की फोर्सेस को देखिए। अगर आप 1-to-1 रूस और यूक्रेन को देखते हैं तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल। यूक्रेन तो वो गरीब है जो कि हर बार हाथ खोल करके भीख मांगने जाते हैं यूरोप और अमेरिका के पास में। अब जो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल है जो ट्रंप ने खेली है, ईयू ने खेली है, नेटो ने खेली है, वो ये है कि यूक्रेन को सपोर्ट करना और ये कहना कि हम आपको अगले 50 साल के लिए या 15 साल के लिए सिक्योरिटी कवर देंगे। जी। ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा नेटो है और नेटो के पीछे अमेरिका भी है। अगर हम इन तीनों ताकतों को एक साथ लेते हैं तो वो रूस से ज्यादा भारी है। और 2026 का अगर आप जैसा बोल रही हैं तुलना की जाए कि ये दोनों साइड्स, दोनों पक्षों में क्या होगा, तो पहली बात है कि दिल से कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ईगो और देश का मान इतना ज्यादा है कि उसको लेकर के लोग परेशान हैं। लाखों लोग मारे गए, लेकिन इन लीडर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। कभी कभी युद्ध के अंदर एक कदम पीछे लेना भी युद्ध की जीत का आगाज होता है। ये कदम कोई लेने को तैयार नहीं है। दोनों साइड्स अगर एक एक कदम पीछे लें और ये सोचे कि जी अब इकोनॉमी को सुधारा जाए, लोगों को देखा जाए, जहां तक युद्ध की बात है,
ज़ेपोरिजिया है, डोनेस्क है, पूरा 20% यूक्रेन है जो रशिया के कब्जे में है। और ये अगर आप उस पॉइंट को लेके चले गए तो ये युद्ध चलता रहेगा। गति में जरूर धीमा हो जाएगा, इकोनॉमी की वजह से स्लो चलेगा, लेकिन बंद नहीं होगा, छिटपुट चलती रहेगी। अगर हमने बंद करना है और 2026 को एक सफल साल के तौर पे देखना है, 2025 बहुत विध्वंसक रहा है, बहुत विनाशकारी रहा है। अगर हम 2026 को एक सफल साल के रूप में देखना चाहते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये सभी देश इस बात को स्वीकारें कि ये युद्ध निर्णायक युद्ध नहीं हो सकता, कि इसने इसका 20% जीत लिया तो अभी छोड़ेगा नहीं। और वो कहते हैं जी कि हम यूक्रेन को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे तो रशिया से भिड़ंत होती रहेगी। तो ऐसे पेचीदा मामलों के अंदर मंडला थियरी, चाणक्य की नीति शास्त्र वो काम आ सकते हैं। और इन दोनों तरफ से इन देशों की समझदारी काम आ सकती है। तुलना हम कर सकते हैं लेकिन युद्ध को रोक नहीं सकते। तुलना के बावजूद भी उस स्ट्रेटेजी की जरूरत है, उन थिंकर्स की जरूरत है जो समझ करके एक नई दिशा दे सके, शांति की ओर प्रगति कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, आपका रुख करूंगी। ये बताइए कि कौन सा वो देश है जो मध्यस्थता करा सकता है इन दोनों देशों के बीच? बहुत बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है अभी जो करंट कंडीशंस हैं उनको देखते हुए तो ट्रंप ही एक प्राइम फैक्टर है और अमेरिका ही वो एक प्राइम फैक्टर है जो इन दोनों देशों की मध्यस्थता करा सकता है। बट उसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत को भी एक बहुत पॉजिटिव रोल में अब दुनिया देखती है जी। हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं और भारत से एक्सपेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में कि वो भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्टिवली मीडिएट करें, जो कि हम कर भी सकते हैं। लेकिन सृष्टि जी, इसमें दो बातें समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, चाइना का क्या रोल है। ठीक, क्या एक बात समझने की है, जब हम मध्यस्थता की बात कर रहे हैं तो क्या चाइना चाहेगा कि पुतिन प्रेशर में आके कोई पीस प्लान एग्री करे? क्योंकि पुतिन अगर आइसोलेशन में है तो चाइना के वो बहुत फेवरेबल बात है। दूसरा इसमें मध्यस्थता की बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी जो इमर्ज हो गया है वो सृष्टि, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नए नए टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। अभी यहाँ कौन देश बड़ा है, जैसा कि सर ने भी बताया कि लड़ाई सैनिकों के बीच नहीं है। यहाँ अब एआई के ड्रोन्स हैं, हाइपरसोनिक, साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ कोई भी देश हो सकता है कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो जहाँ यूक्रेन भी भारी पड़ने लगे। तो बहुत सारे नए डायनामिक्स भी इमर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में चाइना का क्या रोल रहेगा, ऐसे में भारत जैसे देशों का क्या रोल रहता है और ट्रंप इसको लेके कितना सीरियस हैं। देखिए सृष्टि, एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि यूएस में, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि सब एक तरफा चाहते हैं कि प्लान हो जाए, पीस प्लान हो जाए और ट्रंप एक फेवरेबल उस पर आ जाए। यूएस की डोमेस्टिक पॉलिसी में भी काफी डिसएग्रीमेंट्स हैं। तो मान लिया अगर ट्रंप इसको लेके बहुत सीरियस नहीं होते तो बहुत जल्दी किसी पीस प्लान पे आकर ये लड़ाई खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यही तीन बड़े देश, यूएस, चाइना और इंडिया, इन तीनों का ही बड़ा रोल इस लड़ाई को खत्म होने में रहने वाला है। ठीक है जीवन जी, डॉक्टर दीपक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम जानकारी दी आप दोनों ने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।